Our coming generations will ask for an answer. They'll ask us, where were you when new social forces were being unleashed? Where were you when people who live and die every moment, every day, cried for your rights? Where were you when there was assertion of the marginal voices of the society? They'll seek an answer from all of us. पीएसओ यूपी में काम कर रहा था और पीएसओ खास करके जो है 85-86 में जब नई शिक्षा नीति आ रही थी और उससे फीस की बढ़ोतरी से लेकर तमाम पाठ्यक्रमों से लेकर बहुत सारी चीज़ें बदलने की बात चल रही थी। उस दौर में पीएसओ एक शिक्षा के सवाल पर बड़े आंदोलन, फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलनों के रूप में उभरा। उसी दौर में पूरे देश में भी जो है अलग अलग नाम से संगठन काम कर रहे थे, लेकिन नीतियाँ चूँकि केंद्रीकृत आ रही थी, इसलिए उन केंद्रीकृत नीतियों से लड़ने के लिए और उस लड़ाई को मुकम्मल बनाने के लिए एक पूरे देश के पैमाने का केंद्रीकृत संगठन की ज़रूरत थी। उस ज़रूरत को देखते हुए, उन चुनौतियों को देखते हुए एक राष्ट्रीय स्तर पर संगठन की ज़रूरत महसूस हुई और तमाम पूरे देश के अलग अलग नाम से जो संगठन चल रहे थे उनमें से एक कोऑर्डिनेशन बनाते हुए एक राष्ट्रीय स्तर का अच्छा संगठन की ज़रूरत महसूस हुई और उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए आइसा का गठन किया गया। दरअसल 1990 में जब आइसा की स्थापना हुई तो ये पूरी दुनिया के लिए और हमारे देश के लिए भी ये एक यूनिक कंजंक्चर था, एक ऐतिहासिक ये मोड़ था। विश्व के पैमाने पर समाजवाद संकट का सामना कर रहा था, सोवियत संघ का विध्वंस हो रहा था, रिगनॉमिक्स का, थैचरिज्म का बोलबाला था, गल्फ वॉर उसी के आसपास के दौर में शुरू हुआ और पूरी दुनिया एक ध्रुवीय दुनिया बनने की तरफ बढ़ रही थी। उधर हमारे देश के अंदर भी एक जबरदस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर मोर्चे पर उथल पुथल मची हुई थी। सरकारें एक साल भी अपना पूरा नहीं कर पा रही थी। सरकारें बन रही थी, गिर रही थी, नई सरकारें बन रही थी, चुनाव हो रहा था। एक और देश में सामाजिक न्याय की जद्दोजहद चल रही थी, सामाजिक बदलाव की लड़ाई चल रही थी। दूसरी ओर जो प्रतिक्रिया की ताकतें हैं, सामाजिक रूप से जो वर्चस्वशाली ताकतें हैं, उनका भी एक जबरदस्त बैकलैश हो रहा था। सांप्रदायिक फांसीवादी ताकतों का उभार हो रहा था। आर्थिक मोर्चे पर देश का सोना गिरवी रखा जा रहा था, भुगतान संतुलन का संकट खड़ा हो गया था और नई आर्थिक नीति के नाम पर जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर था, ये हिंदुस्तान में शुरू हो रहा था। दरअसल ये वो दौर था जिसने पूरे हिंदुस्तान को बदल करके रख दिया, यहाँ के पूरे समाज को, राजनीति। नई शिक्षा नीति उस दौर में भी आई हुई थी और रोजगार का संकट गहराता जा रहा था। छात्र राजनीति के नाम पर कैंपसेस में या तो कुछ जातिवादी सांप्रदायिक किस्म के लंपटों के गिरोह थे या राजनीतिक दलों के जेबी संगठन थे, उनके पॉकेट ऑर्गेनाइजेशंस थे। यही वो पृष्ठभूमि थी जिसमें छात्रों की, आम छात्रों की, लोकतांत्रिक छात्रों की एक रेडिकल आवाज के रूप में आइसा की स्थापना इलाहाबाद विश्वविद्यालय शासन भवन में, जो शहीद लाल बंधर भवन है, वहाँ क्रांतिकारी कम्युनिस्ट नेता नागभूषण पटनायक ने हमारे उस स्थापना उद्घाटन सम्मेलन का उद्घाटन किया। उसके बाद आरक्षण विरोध नहीं, रोजगार के अधिकार के लिए लड़ो, दंगा नहीं रोजगार चाहिए,
जीने का अधिकार चाहिए, इस नारे के साथ आयशा ने तमाम कैंपसेस में, तमाम प्रदेशों में अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाना शुरू किया। सांप्रदायिक फांसीवाद का जो उन्माद का दौर उस समय चल रहा था, आडवाणी की रथ यात्रा और बाबरी मस्जिद विध्वंस का वो दौर था, उसमें उस उन्माद के खिलाफ आयशा ने पूरे साहस के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अशोक सिंघल को नौजवानों ने उसी दौर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तिरंगा झंडा फहराने से रोका और तमाम कैंपसेस में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुमायूं यूनिवर्सिटी, BHU, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बाद में, इन ताकतों को शिकस्त देते हुए आयशा ने वहाँ छात्र संघों पर भी कब्जा किया, जिससे सांप्रदायिक फांसीवाद के खिलाफ पूरे देश में जो लड़ाई थी उसको जबरदस्त आवेग मिला, लोगों का मनोबल बढ़ा। At this juncture of our history, the content of history has moved far ahead, and it is crying for new language, new voice. And therefore one feels that at this juncture of Indian history, two visions of nation building are contending with each other. One, that of a fascist, autocratic, totalitarian India. Another, of a democratic, secular and egalitarian India. Aisa stands for the latter. Aisa stands for a democratic India. And that was the period when the saffron forces were in ascendance in all the campuses all over the country. And it was only Aisa which was challenging the saffron forces in their own fort. And that was a period which saw some 3 prime ministers in 4 years. First was Deve Gowda as a part of United Front government. And then the government was led by I.K. Gujral. And then for the first time BJP came to power, led by Vajpayee. And it was in this period I was the president of Aisa. And I can very well say that Aisa is the organization in the entire country which was fighting against the saffron forces. And we launched a major movement, powerful movement on the question of education and employment. That was one of the major decisions of that convention, All India Convention, which elected me as the president. And we had organized various programs in various states, right from Assam to Kanyakumari in Tamil Nadu. There was a march to assembly, and there was a parallel student assembly in Bihar, where the General Secretary of CPM Liberation, Comrade Vinod Mishra, was also there. And then we had a march to Raj Bhavan in Lucknow, in Uttar Pradesh, which has to face the severe lathi charge by the police. And I still remember that all our student activists just came as a cover in front of me, so as to avoid any beatings on me. We organized a march to Parliament. Tens of thousands of students and youth poured in from all across the country. And there was a very big march demanding justice and against the killing of Comrade Chandu. That was the period when I.K. Gujral was the Prime Minister. He had just assumed power. And when we were going on the march, the student and youth were lathi charged, were beaten up. We had to face rubber bullets. We had to face water cannons. Hundreds of students were arrested. There was a kind of a street fight with the police on the streets of Delhi around Parliament. On the same day, we also had a meeting with the Prime Minister. And we got a call from the Prime Minister's office to have a meeting. We said that when our friends, our students, our youths, when they are languishing in the police stations, we can't come to the meeting. Then we made a condition that they should be released.
Then ultimately they were released and we went to meet the Prime Minister. But Prime Minister, we demanded CBI inquiry immediately, but he was not ordering. So we had to boycott the meeting with the Prime Minister and we walked out. And the entire barrage of press people were waiting outside, and we said that we have boycotted the meeting with the Prime Minister. And it's only because of such a major pressure, ultimately the United Front government then had to order CBI inquiry on the same evening. In the 1990s, when I was a BA student in Bombay, I saw the terrible communal riots there, the violence against the Muslims by the Hindu supremacist Hindutva Sangh Parivar and Shiv Sena groups, and I also saw their attitude towards women's freedoms and how I realized that if they succeed in turning constitutional India into a Hindu nation, then women will no longer have the rights that we have fought for and won. And that's why when I came to JNU in 1993, although I had no intention of joining politics, but I did in my very first year there vote for ISA, because I was impressed listening to Comrade Pranay Krishna Srivastava's presidential speech in the general body that was there during the elections, and I felt, and I was also attracted by the activists of ISA, because in contrast to other left groups on the campus, which were much more dominant, much larger left groups, the ISA comrades had a much more, they had a much more strong foundational feminism, which seemed to be very integral to their attitude to politics. And they also, the more I got to know about their activism, they also seemed to be much more bold and much more direct in taking on the fascists. And this was in JNU as well as in Allahabad University, where ISA gave a call for people to stop the entry of a notorious VHP leader to come and hoist the national flag on the Allahabad University campus, because they said, look, your hands are covered with blood of innocent people whom you have killed for politics in the name of religion. We don't want you to touch the national flag of India, especially when the VHP and the RSS don't believe in the national flag. They have never hoisted the national flag in their own offices. They only believe in the saffron flag, and they in fact spoke against the tricolour flag in the RSS organizer when India adopted the tricolour flag. So seeing ISA do these things, and then seeing ISA win elections, defeating ABVP at the height of the Babri Masjid demolition frenzy then, at the height of the anti-Mandal Commission frenzy then, seeing ISA stand up for social justice, stand up against communalism, and attract common students in their wish to basically make India a better place. And actually ISA managing to win elections in JNU and Allahabad University and in Nainital and North Indian campuses like this was extremely inspiring. And so although I was so reluctant to become an activist of any kind, the urgency of the political situation at that time and the fact that ISA seemed to me like a very welcoming home where debates were encouraged, where we felt as though, even though I at that time did not identify as a Marxist, I felt as though I still found a voice there and still found a space as a feminist to basically shape ISA's direction. And then gradually in that company, throughout debates and discussions, I did become a Marxist. I not only became a Marxist, I became a communist. I joined the Communist Party of India, Marxist-Leninist. And Comrade Chandrasekhar, who was one of the people most instrumental in drawing us into activism at that time, he had been the JNUSU president, and as you probably know, he was killed tragically in Siwan at the behest of the RJD MP Mohammad Shahabuddin. हमारी कॉलेज में एक मीटिंग हुई जिसमें हम लोग थे, उसमें कुछ आयसा के लोग आए हुए थे और पहली बार हम लोगों को सुनने के लिए मिला कि फीस हाइक के खिलाफ लड़ना है, नई जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है, एग्जिस्टिंग एजुकेशन जो सिस्टम है ये गरीब के खिलाफ है, एक साइंटिफिक एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे थे आयसा, प्रगतिशील असम की मांग कर रहे थे जिसमें हर जाति जनजाति की लोगों को समान अधिकार मिलेगा। तो ये हम लोगों को अच्छा लगा और हम लोगों ने आयसा ज्वाइन की।
असम की एक खासियत है कि स्टूडेंट मूवमेंट केवल कैंपस में सीमित नहीं रहता है। असम आंदोलन से लेके अभी की जो सीए का मूवमेंट है, इसमें आप लोग देखेंगे कि स्टूडेंट सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज में ज़्यादा एक्टिव होता है। और आयसा में हम लोगों ने ज्वाइन करके उस समय भी केवल हम लोगों ने जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है, एम्प्लॉयमेंट की जो सवाल है, उस पर हम लोग सीमित नहीं थे। बाढ़ की सवाल को लेके, इलेक्ट्रिसिटी का प्राइवेटाइजेशन को लेके, जितने भी सोशियो पॉलिटिकल सवाल थे असम की, फिर असम की जो बॉर्डर है वो ये जो इनर स्टेट जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर में लगातार लोगों को मरना, ये करना, ये होना, और इसमें सरकार की जो रवैया थी एकदम सी, माने इस सवाल को हल नहीं करना चाहते थे ये लोग। इन सवालों पर हम लोगों ने एक ज़बरदस्त मूवमेंट उस समय किए थे। इन सवालों पर जो हम लोगों ने मूवमेंट किया, जितने भी हम लोगों ने लोगों के बीच, स्टूडेंट के बीच कामकाज किया, 3 साल तक जो गढ़ माना जाता था, आंसू का जो गढ़ था, उस गढ़ में 3 साल तक शायद 97, 98, 99, 2000 ये 3 साल हम लोग स्टूडेंट जो इलेक्शन होते हैं, उस यूनियन इलेक्शन में सभी पोस्ट, लगभग सभी पोस्ट 3 साल तक आयसा ने जीत हासिल की थी। আমরা যদি এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজে সেই সময় ফি বৃদ্ধি হচ্ছে এবং পশ্চিমবঙ্গেই সেই সময় বিভিন্ন কলেজ, প্রাইভেট কলেজ খোলার এক প্রস্তাব এই বামফ্রন্ট সরকার নিয়ে এসছে। এর বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছে ছাত্র সমাজ। আমরা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখেছি যে 2001 সাল থেকে 2005 সালের মধ্যে মূলত 2003 সাল বলা যেতে পারে, 2003 সালের মধ্যে বারবার প্রস্তাবিত হয়েছে ফি বৃদ্ধি। 500 টাকা ফি করার প্রস্তাব এসছে সেই সময়। আমরা তার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছি। ছাত্র সমাজ সেই সময় সেই আন্দোলনকে যতবার সেই আন্দোলন চালিয়েছে, আমরা দেখেছি বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশ্নে যখন আন্দোলন চলেছে, সেখানে আমরা দেখেছি দমন পীড়ন নেমে এসছে তাদের উপর। আমরা এই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তার একটা বড় আকারে সেই দমন পীড়নকে দেখেছি। পশ্চিমবঙ্গে ফি বৃদ্ধি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার বিরুদ্ধে একটা বড় আন্দোলনও হয়েছে এবং তার বিরুদ্ধে একটা আর ছাত্রছাত্রীদের উপরে সেই সময় একটা কিন্তু দমন নেমে এসছে। সেটাই আমরা 2005 সালে আমরা দেখেছি যে হোস্টেল নিয়ে আন্দোলন হওয়ার সময়, হোস্টেল নিয়ে আন্দোলন হচ্ছিল, সেই সময় ছাত্রছাত্রীদেরকে রাস্ট্রিকেট করে দেওয়া হয় এবং সেখান থেকেই কিন্তু আন্দোলনের শুরু। এবং 2005 সালে সেই যারা আন্দোলন করছিল সেই ছাত্রছাত্রীদের উপরে একটা বড় আকারে দমনপীড়ন নেমে আসে। এই 2001 সাল থেকে 2005 সালে যাবতীয় এই প্রশ্নগুলোতে যখন দমনপীড়ন নেমে আসছে, তখন আইসা তার মধ্যে একটা বড় ভূমিকা রেখেছে। আমরা এরপরে আমরা দেখেছি যে 2005 সালের এই মুভমেন্টকে আমরা যদি ধরি, তাহলে 2005 সালে আমরা দেখব যে সেই সময় কিন্তু এটার মধ্যে একটা বড় আলোড়ন সারা পশ্চিমবঙ্গে এবং সারা ভারতবর্ষে এই 2005 সাল কিন্তু একটা বড় আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 3 की जनवरी में जब हम लोग आयसा में नए जुड़े ही थे, उसी समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली, कैंटीन खोलने और छात्राओं के लिए सक्रिय वुमेन सेल बनाने और तमाम मांगों को लेकर के एक भूख हड़ताल शुरू हुई। और वो भूख हड़ताल 50 दिनों तक चली और इन 50 दिनों में मैंने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयसा के साथ काम करने का एक निश्चय कर लिया और उसके बाद निरंतर मैं 10 साल तक आयसा के साथ मैंने काम किया। जब हम लोग सक्रिय हो रहे थे, उस समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव नहीं होते थे, छात्र संघ नहीं था और लगभग पूरे देश की स्थिति यही थी। और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय और बड़े पैमाने पर शिक्षा का निजीकरण, बाजारीकरण की कोशिशें तेज हो गई थी। बिरला अंबानी कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा उन दिनों बहुत ज्यादा थी। बिरला अंबानी जो उद्योगपति थे, उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए नीति निर्माण करने का एक तरह से डिजाइन तैयार किया था। तो उसका बड़े पैमाने पर देश के स्तर पर मुखालफत हुई, जिसमें हम सब लोग शामिल रहे। और उसी साल 2003 की जुलाई में मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई और छात्र संघ बहाल हुए उत्तर प्रदेश में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ के चुनाव हुए और उस छात्र संघ के चुनाव में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला। उसके बाद से निरंतर देश में शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ, बाजारीकरण के खिलाफ
भ्रष्टाचार के सवाल पर, महिलाओं के अधिकार के सवाल पर, छात्राओं के अधिकार के सवाल पर, शिक्षा के अधिकार, रोजगार के मौलिक अधिकार का दर्जा देने के सवाल पर एक निरंतर सक्रियता रही, आंदोलन रहा और समय समय पर अलग अलग फेज आए। ये लिंगदो कमेटी की सिफारिशें लाई गई छात्र संघ को कमजोर करने के लिए, तो लिंगदो कमेटी की सिफारिशों के खिलाफ भी बड़ा आंदोलन चला। अन्ना हजारे के आंदोलन से अलग एक धारा बनाते हुए हमारे छात्र आंदोलन ने पूरे देश के अंदर ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चलाया। 2011-2012 में लगातार 2 सालों तक संसद के सामने एक बड़े आंदोलन बैरिकेड, स्टूडेंट यूथ बैरिकेड लगाए गए। 2006 ऐसा एक समय था जिस समय UPA 1 का सरकार चल रहा था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उसी समय देश में ऐसे कुछ कानून लाए जा रहे थे जो देश में कॉरपोरेट लूट के नीति को बढ़ावा देना, लोगों के डिस्प्लेसमेंट, आदिवासी किसान, इनके डिस्प्लेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऐसे कानून लाए जा रहे थे। आयशा उस समय इन कानूनों का पुरजोर से विरोध कर रहा था। पेटेंट एक्ट जैसा कानून देश में लाया जा रहा था और उसी के साथ साथ मुझे याद है एक यूनिवर्सिटी के एक यंग वुमेन स्टूडेंट होने के नाते एक जो पिक्चर, एक जो दृश्य मणिपुर के महिलाओं के आंदोलन का एक दृश्य हम सब लोगों को झकझोर दिया था, वो था आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ, मणिपुर में मनोरमा देवी के रेप और मर्डर के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसके साथ समर्थन जताते हुए आयशा अपने अपने कामकाज के क्षेत्र में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के खिलाफ अपना आंदोलन तेज किया और इन्हीं आंदोलनों के चलते मैं आयशा का एक्टिविज़म मैंने शुरू किया। मुझे याद है कि आयशा के लिए मेरा जो पहला एक्टिविज़म है वो है OBC रिजर्वेशन को लागू कराने के लिए जो आंदोलन आयशा ने शुरू किया उस दौरान। OBC रिजर्वेशन का कानून देश में आया था 2007 में और जब ये कानून आया उस समय देश में जाति का सवाल एक महत्वपूर्ण सवाल बना और एंटी सोशल जस्टिस, एंटी रिजर्वेशन, कास्टिस्ट फोर्सेस यूथ फॉर इक्वलिटी के नाम पे संगठित हुए, जगह जगह पे वो जातिवादी प्रदर्शन वो कर रहे थे। OBC रिजर्वेशन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इसका वो विरोध कर रहे थे और आयशा ने OBC रिजर्वेशन का समर्थन किया। JNU के कैंपस में 34 दिन लंबा आयशा का भूख हड़ताल चला OBC रिजर्वेशन के पक्ष में और मैंने उस भूख हड़ताल में मैं शामिल हुई और मेरा पहला एक्टिविज़म था। OBC रिजर्वेशन के आंदोलन के बारे में कह रही थी, उसी दौरान जब 2007 में कानून आया 2008 से लेके 3-4 साल तक लंबा लड़ाई चला और वो लड़ाई एक तरीके से मैं कहूँगी कि आयशा के नेतृत्व में चला। क्यों OBC रिजर्वेशन कानून आने के बाद भी यूनिवर्सिटीज़ में लागू नहीं हो रहा है, इसका जांच पड़ताल आयशा ने किया। आंदोलन चली, हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में हमने यह लड़ाई जीता, जिसके बाद देश के तमाम सारे कैंपसेस में 27% OBC रिजर्वेशन जो सही तरीके से लागू होने का नियम है वो लागू हुआ। ये वही दौर था जिस समय लिंगदो कमेटी रिकमेंडेशंस हमारे ऊपर थोपे गए थे, छात्रों के ऊपर थोपे गए थे। कैंपसेस में लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, छात्रों को राजनीति से दूर रखने के लिए लिंगदो कमेटी रिकमेंडेशंस आया था और उसी के तहत JNU में चुनाव रोक दिया गया था 2008 में और एक बहुत बड़ा आंदोलन आयशा लेड JNUSU ने शुरू किया। आयशा ने देश भर में लिंगदो कमेटी रिकमेंडेशन के खिलाफ आंदोलन तेज किया और कैंपस लोकतंत्र के पक्ष में अपनी आवाज़ बुलंद की। 2012 में जो एंटी गैंग रेप मूवमेंट दिल्ली के अंदर जो गैंग रेप हुआ था, जिसको निर्भया गैंग रेप के नाम पे जाना जाता है, उसके खिलाफ जो ज़बरदस्त जन आंदोलन शुरू हुआ उसमें आयशा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। रेप के आंदोलन में इस बात को पुरजोर तरीके से आयशा ने कहा था कि बलात्कार एक तरीके से रेप कल्चर का हिस्सा है। जो सेक्सिज्म, जो पैट्रियार्की हर दिन महिलाओं के ऊपर थोपा जाता है, जो मॉरल पुलिसिंग उनके ऊपर हर दिन थोपा जाता है, उसी का नतीजा है कि ये भयानक रेप जो हुआ था उसी का नतीजा है। और इसीलिए प्रोटेक्शनिज्म नहीं, महिलाओं को अगर कुछ चाहिए तो फियरलेस फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए और आज़ादी का नारा दिल्ली के सड़कों पे गूंजा और इसके पीछे आयशा
आइसा आंदोलन का एक भूमिका था। आइसा के कॉमरेड्स उस आंदोलन में शिरकत किए और महिला आज़ादी का झंडा उन्होंने बुलंद किया। रिसर्च स्कॉलरशिप नरेंद्र मोदी सरकार आने के तुरंत बाद ख़त्म किया गया था और वो WTO के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डिक्टेट के मुताबिक ख़त्म किया गया था। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये बात नहीं चाहती कि भारत जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ शिक्षा में खर्च करें और उसी के दबाव में ये रिसर्च स्कॉलरशिप रोका गया था। और उसके बाद जो आंदोलन दिल्ली के UGC के बाहर से शुरू हुआ वो सिर्फ रिसर्च स्कॉलरशिप को रीइंस्टेट करने के लिए नहीं बल्कि WTO भारत छोड़ो इस नारे के साथ ये आंदोलन शुरू हुआ और देश भर में ये आंदोलन जो गति प्राप्त किया, जो स्टूडेंट मूवमेंट का जो ताकत था उसके चलते रिसर्च स्कॉलरशिप बंद करने का सरकार का जो साजिश था वो ध्वस्त हुआ था। हम अगर कहीं जाएंगे तो हमारे कंधे पर उन दबी हुई आवाजों की शक्ति होगी जिसको डिफेंड करने की बात हम सड़कों पर करते हैं। और इसीलिए अगर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होगी तो भगत सिंह जैसे शहीद होने की महत्वाकांक्षा होगी, ना कि JNU से इलेक्शन में गांठ तोड़ करके जीतने या हारने की महत्वाकांक्षा होगी।